अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। दिखाइए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 12 की घात n का मान, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 12 की घात n का मान क्या कभी 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता है। क्या दिखाना है कि जो इसका इकाई अंक है वह कभी भी 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं, 9वां प्रश्न किए थे हम लोग। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या अगर है, ठीक, जैसे 5 की बात अगर हम कर लें तो इकाई अंक 5 कब होता है, जब वह 5 के पहाड़े के रूप में हो, यानी कि वह 5 से विभाजित हो। हमने आपसे बताया था कि 5 से विभाज्यता का क्या नियम होता है, जब इकाई अंक 0 या 5 हो तभी वह संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक, दूसरी चीज, 0 कब होगा, जब वह 10 के गुणज के रूप में होगा। ठीक, 10 के गुणज के रूप में होने का क्या तात्पर्य है कि वह 2 गुणे 5 यानी उसमें 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए, तभी संभव है। ठीक, तो यहाँ पर दिया गया है आपको 12 की घात n, तो 12 को आप तोड़ सकते हैं 2 दूनी 4 तिहाई 12 के रूप में, यानी 2 की घात n गुणे 2 की घात n गुणे 3 की घात n। अब आप इसमें देख पा रहे हैं 2 तो है, 2 इसका गुणनखंड है, लेकिन 5 नहीं है। तो जब तक 2 और 5 दोनों नहीं होगा तब तक 0 आना असंभव है इकाई अंक पे। ठीक, और 5 आने की क्या शर्त है कि 0 या 5 में से दोनों में से कोई एक अंक इकाई स्थान पर आवे, लेकिन कब, जब वह 5 से विभाजित होता है तभी वो ऐसा होता है। या आप ये कह सकते हैं कि इकाई स्थान पर अगर 0 या 5 होता है तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। तो कुल मिलाकर के 5 से विभाजित होने का तात्पर्य 5 का गुणनखंड होना चाहिए, क्योंकि इसके फैक्टर में 5 है नहीं, इसलिए ऐसा संभव नहीं है। आप लिखेंगे क्योंकि 12 की घात n का गुणनखंड 5 नहीं है, इसलिए यह कभी भी 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता है। प्रश्न संख्या 13। निम्नतम भाज्य संख्या तथा निम्नतम अभाज्य संख्या का मासा ज्ञात कीजिए। तो निम्नतम भाज्य संख्या और निम्नतम अभाज्य संख्या क्या होगा? निम्नतम भाज्य संख्या और निम्नतम अभाज्य संख्या। देखिए, यहाँ पर हम कुछ गिनती लिख रहे हैं, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए हमने आपको पहले ही बताया था, एक ना भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। ठीक है, और 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है जो कि सबसे छोटी है, इस संख्याओं में सबसे छोटी है। तो 2 क्या हो गया, अभाज्य, क्योंकि यह या तो 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा, अर्थात 2 से कटेगा। इसके अलावा और इसका कोई गुणनखंड नहीं होता, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है, इसलिए सबसे निम्नतम माने सबसे छोटा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई, 2। अब और आगे बढ़िए तो 3 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन सबसे छोटी की बात कहा गया था इसलिए हमने 2 को लिया। ठीक, फिर और आगे बढ़ेंगे 4 एक भाज्य संख्या है जो कि सबसे पहले आपको मिलेगा इस क्रम में। तो यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, कंपोजिट नंबर 4 हो गया, प्राइम नंबर 2 और कंपोजिट नंबर 4। इन्हीं दोनों का आपसे मासा पूछा जा रहा है। तो आप 2 को चाहे तो लिख सकते हैं 1 गुणे 2 और 4 को लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 2। अब मासा यानी HCF की बात अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, 1 और 2, यानी इसका HCF कितना हो गया, 2। यही आपका उत्तर हो जाएगा। निम्नतम भाज्य संख्या और निम्नतम अभाज्य संख्या का मासा कितना हो गया, 2। सॉरी। अगला प्रश्न है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 144 का लासा और मासा ज्ञात कीजिए।
अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 140 का लासा और मासा ज्ञात करना है। HCF ऑफ 120 और 144 और LCM ऑफ 120 144। आधारभूत प्रमेय का तात्पर्य क्या है? अभाज्य गुणनखंड से। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 छक 12, 2 शून्यम 0, 2 तिया 6, 2 शून्यम 0, 15 दूनी 30, 3 पचे 15 और 5 एकम 5। इसी प्रकार से 144 का अगर हम करें तो 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 7, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। तो 120 का क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। और 144 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो अगर हम HCF देखें दोनों का तो क्या मिलेगा? इन दोनों में से 1 2 आ जाएगा, इन दोनों में से 1 2 आ जाएगा, इन दोनों में से 1 2 आ जाएगा, और इन दोनों में से 1 3 आ जाएगा। और कुछ तो कॉमन है नहीं, तो कितना हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। ये आपका HCF हो जाएगा। LCM, तो LCM देखिए दोनों में से 1 ही 2 लिया जाएगा, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। उसके बाद देखिए 3, दोनों 3 में से 1 3 ले लेंगे, और यहाँ 5, इसमें 2 और 3 बचा है, तो गुणे 2 गुणे 3 गुणा कर लेंगे। तो देखिए अभी हमको 24 मिला था, जो नहीं मिला क्या है? 5 तिहाई 15 दूनी 30, तो यानी 30 से अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो 720 मिलेगा। 24 दूना 48, 24 तिहाई 72। तो आपका लासा कितना हो गया? ठीक है, यही उत्तर हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। 15 में दिया गया है यदि मासा 35 और 45 का, मासा 35 और 45 का कितना है? 5 है, और लासा इसी 35 और 45 का ही कितना है? 63 गुणे ए है, 63 गुणे ए है। तो आपसे पूछा जा रहा है ए का मान, इसी ए का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम जानते हैं कि आप लिखेंगे, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। दोनों संख्याओं का लासा गुणे मासा। तो संख्याओं का गुणनफल 35 गुणे 45, लासा आपको दिया गया है 63 गुणे, और मासा आपको दिया गया है 5। ठीक, तो ए को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको एक तरफ। तो ये दोनों जो गुणे में इसके बटे में आ जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो 35 गुणे 45 बटे में 63 गुणे में 5। 5 एकम 5, 5 9 45, 9 एकम 9, 9 सते 63, 7 एकम 7, 7 पचे 35। तो ए का क्या मान आ गया? 5। यही आपका उत्तर हो गया, यही आपसे पूछा गया था। देखिए वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम प्रश्न को हल करके तुरंत मिटा दे रहे हैं। आप लोग अगर कोई समस्या महसूस करते हैं तो वीडियो को बैक करके फिर से उसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए। ठीक है, अगर कहीं कोई समस्या होती है तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है यदि संख्याओं a और b का मासा 12 है तो इन संख्याओं का गुणनफल 36 है, तो लासा क्या होगा? ठीक है, a और b का मासा आपको दिया गया है 12।
ठीक। और गुणनफल दिया गया, संख्याओं का गुणनफल यानी a गुणे b बराबर 3600। और आपसे पूछा जा रहा है लासा क्या होगा। ठीक है, निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कि, लिख लीजिएगा, हम जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, यानी HCF ऑफ या LCM ऑफ A एंड B इंटू HCF ऑफ A एंड B। तो इसका मान आपको दिया गया है 3600, 3600। LCM आप निकालना है आपको, ठीक। HCF ऑफ A एंड B 12 दिया गया है, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा 3600 बटे में 12। 12 एकम 12, 12 तिया 36, 12 शून्यम शून्य, तो LCM कितना आ गया 300। यही आपका उत्तर हो गया, यानी A और B का लासा कितना हो जाएगा 300। ठीक है। अब यहाँ पर एक रिजल्ट और आपको दिख रहा है कि अगर हम किसी संख्या के गुणनफल में मासा से भाग करें तो क्या मिल रहा है LCM, और जब हम दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करके उसका लासा निकालते हैं क्या करते हैं, पहले जो कॉमन होता है उसको ले लेते हैं, फिर जो बचा रहता है उनको सम्मिलित करते हुए गुणा कर लेते हैं, और जो कॉमन लेते हैं वो क्या होता है, वो मासा ही तो होता है। ठीक। अब मासा के अतिरिक्त जो बचा रहता है जिससे गुणा करते हैं उसको गुणा करने के बाद तब हमें लासा प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि दोनों संख्याओं के गुणनफल में लासा तथा मासा दोनों सम्मिलित होते हैं। और इस प्रश्नावली 1.1 का अंतिम प्रश्न है, जो कि गुणनखंड वृक्ष को दिया गया है आपके समक्ष, और आपसे इस गुणनखंड वृक्ष को पूरा करते हुए XYZ का मान पूछा जा रहा है। तो हम पहले इस वृक्ष को बना लेते हैं जिससे आप लोगों को समझने में और हमें समझाने में आसानी हो सके। देखिए, पहले तो ये समझ लिए गुणनखंड वृक्ष होता क्या है। ठीक है, गुणनखंड वृक्ष देखिए, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 36 है। ठीक। अब अगर हम इसका गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले हम इसमें, जैसे हम यहाँ पर इस तरीके से करते थे, तो क्या करते, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देते थे, तो पहला गुणनखंड इसका 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 18 से गुणा 18 बार जाएगा। ठीक। दूसरे वाले में 18 लिखा जाएगा। ठीक। अब जो अभाज्य है उसको तो तोड़ नहीं सकते, लेकिन भाज्य वाले को भी तोड़ा जा सकता है। कब तक तोड़ेंगे, जब तक कि दोनों आपको अभाज्य ना मिल जाए। ठीक। अब 18 को हम 2 गुणे 9 में तोड़ सकते हैं, 2 9 18, और 9 को तोड़ देंगे हम 3 गुणे 3 में। ये हम आपको उदाहरण लेकर समझा रहे हैं जिससे आप गुणनखंड वृक्ष को अच्छे से समझ सकें। अब ये आगे टूटेगा नहीं, तो इसको यहीं पर छोड़ दिया जाता है। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर है, जरा ध्यान दीजिए। 3 और 3 का अगर हम गुणा करेंगे तो हमको ये संख्या मिल रही है, यानी हमको इस संख्या को तोड़ने पर ये दोनों प्राप्त हुआ था। ठीक। तो अगर हमें ये संख्या ज्ञात करनी तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर Z है। अच्छा, एक चीज और, इस संख्या को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते थे, इस संख्या से इसमें भाग देते थे। 3 त्रिका 9, 2 से 18 में भाग दिया, 9 बार गया तो वही लिखा गया है। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखिए 7 और Z क्या है, इन दोनों को गुणा करने पर 371 प्राप्त हुआ होगा। यानी कि अगर हम 7 गुणे Z को 371 के बराबर कर दें तो हमें Z का मान मिल सकता है। Z बराबर क्या हो जाएगा 371 बटे में 7। 7 से भाग दे दीजिए, 7 पचे 35, 2 37, 21, 7 त्रिक 21, यानी Z का मान आपको क्या मिला 53। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए Y क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल होगा। ठीक। तो Y बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 1855।
तो 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 पचे 15 1 16, 18 दूनी 36, 54 1 55। ठीक, तो ये आपका आ गया y का मान। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, y का मान आपको मिल गया, यानी x किसके बराबर होगा, 2 गुणे y के बराबर होगा। तो x बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणे y, और y का मान क्या होगा, 5565। 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1, 2 छक 12 1 13 के 3 हासिल 1, 2 पंचे 10 1 11 हासिल 1, 2 पंचे 10 1 11। तो x का कितना मान आ गया, 11130। y का मान आ गया 5565, और z का मान आ गया 53। ठीक है, तो इस प्रश्नावली में कुल 17 सवाल थे, जो कि मैंने 3-4 पार्ट में वीडियो बना करके आप लोगों को शेयर किया है। आप लोग अच्छे से देखिए, उसको तैयारी कीजिए, कहीं कोई समस्या हो तो बताइए।